अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकदमा अवाम का। और आज हम बातचीत करेंगे पाकिस्तान के इलेक्शन 2024 के नताइज और उस नताइज के नतीजे में जो हुकूमत साजी की कोशिशें हो रही हैं उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर पंजाब और चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा के उम्मीदवारों के नाम ऐलान कर दिए हैं। तहरीक इंसाफ JUI के साथ, जमात इस्लामी के साथ और आफ्ताब शेरपा की पार्टी के साथ मुज़ाकरात कर रही है। MWM पहले से उनके इत्तेहादी हैं, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी, MQM, PMLQ और दीगर छोटी जमातें जिनमें बाप शामिल है, IPP शामिल है, उनके साथ इत्तेहाद किया है। और उनका दावा है कि मरकज़ और पंजाब में उनको अददी अक्सरियत हासिल हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद पंजाब में 9 मुंतखब अरकान असम्बली के अगवा गिरफ्तारियों का सिलसिला इस वक्त चल रहा है। दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान JUI के सरबराह हैं और PDM के सरबराह रह चुके हैं। उन्होंने एक TV इंटरव्यू के अंदर रजीम चेंज के हवाले से और अदम एतमार की तहरीक के हवाले से जो बयान दिया है, उसने पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक नया भूचाल पैदा किया है। इस हवाले से भी आज हम बात करेंगे। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज इस्लामाबाद में अपने तमाम उन अरकान असम्बली को इकट्ठा किया जिनके पास फॉर्म 45 हैं, लेकिन उनको कामयाब करार नहीं दिया गया। और इसमें कोई 45 जो मेंबरान नेशनल असम्बली जो हैं, उन्होंने आज अपने फॉर्म 45 जो है कि इंटरनेशनल मीडिया के सामने पेश किए, जबकि 39 का कहा जा रहा है कि अगले 24 घंटों के अंदर वो भी पब्लिक कर दिए जाएंगे। तो ये सारे मौज़ूआत होंगे जिनके ऊपर हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले हिस्से में शुएब शाहीन साहब, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं और वकालत कानून से वाबस्ता शुएब शाहीन साहब हैं, और इसके साथ साथ इस्लामाबाद से इलेक्शन लड़ा इन्होंने, और इनके पास भी फॉर्म 45 हैं, लेकिन नतीजा इनके पास नहीं है कामयाबी का। शुएब शाहीन साहब, बहुत शुक्रिया टाइम देने का। अस्सलाम वालेकुम। और पहला आपसे सवाल जो है कि आपने वाइट पेपर जारी किया, बहुत से लोग एतराज़ ये कर रहे हैं कि जितने बड़े और वसी पैमाने पर इस इलेक्शन में रिगिंग हुई है, उतना जामे और उतना भरपूर रिस्पांस शायद अभी तक तहरीक इंसाफ नहीं दे सकी। इतना मजबूत सोशल मीडिया नेटवर्क उनके पास है, पूरे मुल्क के अंदर उनकी जो कारकुनों की तादाद है वो बड़े मुतहरिक हैं, लेकिन शायद लीडरशिप वो अभी रोल प्ले नहीं कर सकी। तो इस हवाले से आप नंबर 1 क्या कहेंगे? और दूसरा, अभी भी अगर हम फॉर्म 45 के हवाले से देखें तो 85 नशिस्तें हैं जो आपसे चीनी गई हैं, जो आपका कहना है, और अभी 46 आज पेश किए गए और 39 अभी अगले 24 घंटों में आएंगे। तो आप नहीं समझते कि थोड़ा सा टाइम क्योंकि गुजरता जा रहा है बहुत तेज़ी के साथ, नेशनल असम्बली का इजलास भी गजट नोटिफिकेशन के बाद आ गया, हुकूमत बन गई, तो आप शायद फिर पीछे रह जाएंगे? देखें, बात तो बड़ी सिंपल है। जिन्होंने डाका जनी की है, जिन्होंने चोरी की है, जो पब्लिक के सामने सब नजर आ रहा है, पूरी कौम इस वक्त खड़ी हो गई है इमरान खान के साथ। जो इन्होंने पिछले 2 साल में जुल्म, जबर और बर्बरियत का मुजाहरा किया है और पूरी दुनिया ने देखा। और आज सिर्फ PTI नहीं, वाकई आप ठीक कह रहे हैं कि जितना बड़ा डाका पड़ा है इनके वोट के ऊपर, लेकिन ये सिर्फ PTI के वोट के ऊपर नहीं पड़ा, ये कौम के मैंडेट पे ऊपर पड़ा है, कौम के हुकूक के ऊपर पड़ा है। ये आइन के साथ गद्दारी की है जो लोग इसमें मुलव्वस हैं। मगर बात यह है कि आज पूरी कौम खड़ी हो गई है, पूरी कौम चीख रही है। अब मुझे बताएं, ये कॉन्स्टिट्यूंसी है मेरी, जहाँ हम बैठे, NA 47, ये इमरान खान के घर का हल्का है। ये खान साहब माशाल्लाह यहाँ से 94,000 वोट लेके जीते थे। आज मैं उनका एक सिपाही हूँ, उनका एक वर्कर हूँ, और मुझे इमरान खान की मोहब्बत में लोगों ने 1,05,000 से ज़्यादा वोट दिए हैं। अब 1,05,000 वोट लेके मुझे हरा दिया, जिसने 50,000 वोट लिया उसको जिता दिया। यानी कोई अफसोस, कोई शर्म व हया, कोई गैरत नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं रही हमारे मुल्क में। क्या करने जा रहे हैं ये लोग? यानी सरेआम डाका डालें, और उस पे पता है इनके बच्चों को, फैमिली को, इनके इर्द-गिर्द के लोगों को, रिश्तेदारों को, अपने पोलिंग एजेंट्स को, जिन्होंने वो दस्तखत करके आए हैं वो फॉर्म 45 पे। फॉर्म 45 है क्या? बड़ा सिंपल एक कागज का टुकड़ा है जो सारा दिन इलेक्शन हुए और पोलिंग एजेंट्स तमाम उनके मौजूदगी में प्रिजाइडिंग ऑफिसर, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर उनको कैलकुलेट करता है, उसमें लिखता है और तमाम अपने दस्तखत करता है, अंगूठा लगाता है। असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर दस्तखत करता है और तमाम पोलिंग एजेंट्स उसके ऊपर दस्तखत करते हैं। और अगर कोई एक वोट का भी फर्क हो तो पोलिंग एजेंट ना सिर्फ दस्तखत नहीं करता बल्कि वो एतराज लगाता है, वो वहां ऑब्जेक्शन करता है
किसी एक पोलिंग एजेंट ने एतराज़ नहीं किया किसी एक का इसमें पोलिंग स्टेशन पे। अब मेरे पोलिंग स्टेशन 387 यानी 387 पोलिंग स्टेशन थे, जिसमें से तकरीबन 98% से मैं जीता हूँ उसमें, हर एक पोलिंग स्टेशन पे। और ये किसी एक जगह से नहीं जीता। तो आके आप मुतालबा करते हैं। अच्छा, फिर सहाफ़ियों ने पूछा कि जी आप फॉर्म 45 दिखाओ। कहता है जी मैं सहाफ़ी को दिखाने का पाबंद नहीं हूँ। भैया उनको नहीं दिखाने के पाबंद हो, सहाफ़ी ने घर तो नहीं लेके जाना। सहाफ़ियों ने तो पब्लिक को दिखाना है कि पब्लिक का मैंडेट चोरी किया है। आप पाबंद हैं पब्लिक को जवाबदेही के। अच्छा, फिर क्या होता है, सिर्फ मैं नहीं था इसमें कैंडिडेट, मुस्तफ़ा खोखर 3rd नंबर पे आया। उसने आके अगले ही दिन ट्वीट किए। तीसरे और थे, चौथे जमात इस्लामी के काशिफ गुजर, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस मियां असलम उसने की है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के थे हाफिज खबर अखलास सत्ती साहब, उसे पिछले हफ्ते भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, 3 दिन पहले भी, आज भी मेरे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और इसी तरह पीपल्स पार्टी वालों के पास भी वही फॉर्म है जो हमारे पास है। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि पूरे पाकिस्तान में जो कुछ ये कर रहे हैं और जो इनके सहूलतकार जो कुछ कर रहे हैं, जो ब्यूरोक्रेसी जो कुछ कर रही है, जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट कर रही है, वो खुदा का खौफ नहीं है इनको। शुएब कल साहब, इकोनॉमिस्ट इसमें ने कोई शक आर्टिकल नहीं है कि छापा। तमाम सियासी जमातें, आपके मुखालफिन जो हैं वो भी आपके हक़ में गवाही दे रहे हैं, लेकिन अभी जो सबसे बड़ा इशू है कि वो ये है कि गालबन 22 तारीख तक गज़ट नोटिफिकेशन हो जाना है। तमाम जो मुंतखब होने वाले अरकान हैं कामयाब होने वाले हैं, और फिर 29 फरवरी तक जो है कि नेशनल असम्बली का इजलास भी होगा। अब अगर ये 22 तारीख को आपका केस आपने इलेक्शन कमीशन गए, फिर हाई कोर्ट गए, फिर वापस इलेक्शन कमीशन में आ गया, और ये अगर 22 तारीख तक आपकी पिटिशन्स फारिग हो जाती हैं और फिर 22 को गज़ट नोटिफिकेशन, कौमी असम्बली का इजलास, हलफ बर्दारी हो जाती है, हुकूमत भी बन जाती है, तो फिर तो ये मामला का सारा तो फिर लटक जाएगा। आप तो आपकी स्ट्रेटजी, आपने ठीक है वाइट पेपर भी जारी कर दिया, दुनिया को दिखा दिया, आप 24 घंटों के बाद मज़ीद 40 और हल्के भी बता देंगे जी ये हमारे पास हैं, लेकिन प्रैक्टिकली आप समझते नहीं हैं कि चीज़ें बहुत ज़्यादा लटका दी गई हैं, आपको शटल कॉक बना दिया गया अदालत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान, और आवाम जो है कि बड़े बेताब हैं, वो रिज़ल्ट देखना चाह रहे हैं कि जो वोट दिया उनको वो रिज़ल्ट मिलना चाहिए, लेकिन वो नहीं मिल रहा। तो आपकी स्ट्रेटजी सिर्फ अदालतों और इलेक्शन कमीशन तक रहेगी, या जैसे GDA ने आज सिंध को बिल्कुल निकले अवाम वहाँ पर, कि आप इस तरह से भी कोई निकल के अपनी हिकमत अमली बनाएंगे? देखिए, हम कल निकल रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में हमारी हड़ताल है 12 बजे इंशाल्लाह हम निकलेंगे। और कल हम प्रेस क्लब में जाएंगे इस्लामाबाद में, और बाकी पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ हमारे दोस्त डिसाइड करेंगे। देखिए, बात ये है कि अगर हमारे उन लोगों को जो इस मुल्क के कर्ता धर्ता हैं, जिन्होंने इस मुल्क को चलाने का ठेका ले रखा है, तो अगर उनको इस मुल्क को एहसास नहीं है और उनको इस मुल्क के फ्यूचर का एहसास होने की बजाय अभी तक पकड़ के सिलसिले जारी हैं, अभी तक वो जो हमारे मुंतखब लोग हैं उनके घरों पे छापे मारे जा रहे हैं, कुछ को उठाया जा रहा है, पार्टियां तब्दील कराई जा रही हैं, अगर आज भी एहसास नहीं है तो मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, हम सिर्फ खून के आंसू नहीं रो रहे, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि 25 करोड़ अवाम अब करे क्या? क्या अब खूनी इनकलाब के लिए वो तैयार हो जाए? क्या वो बाहर निकल आए? क्या सिविल वॉर शुरू हो जाए? आज बल्कि मैं मुलाकात मेरी हुई मुस्तफ़ा खोखर के साथ, हम डिस्कस कर रहे थे, तो हम देखें दुनिया में 90% से ज़्यादा सिविल वॉर्स सिर्फ और सिर्फ इस वजह से बढ़ी हैं, शुरू हुई हैं कि जहाँ इलेक्शंस इस तरह के चोरी हुए या उनके साथ रिगिंग हुई। सिविल वॉर्स की मैं बात करूँ। आप इस मुल्क को किस तरफ लेके जाना चाहते हैं? मार्च में आपकी IMF के साथ दोबारा मुज़ाकरात शुरू होने। खान साहब ने ये गारंटी दी थी कि हम IMF के प्रोग्राम को जारी रखेंगे, बट द कंडीशन इज फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस। आपने रात की तारीकी में आपने 80 सीटें चुरा ली, आपको एहसास ही नहीं हुआ। और पूरी दुनिया आपको जिस तरह तू कर रही है, जिस तरह आपका बदनुमा चेहरा दिखा रही है, क्या आपको इससे एहसास नहीं है कि इस मुल्क को तबाही और माशी जो तबाही ऑलरेडी आ चुकी है, आप उसको कैसे कोप विद करेंगे? ऑलरेडी कल इकोनॉमिस्ट ने एक आर्टिकल छापा, आप जरा पढ़िएगा। उन्होंने कहा ना इनके पास दोस्त रहे, ना इनके पास पैसा रहा है, और फिर इनकी जो हरकतें हैं वो ऐसी हैं कि बस अल्लाह ही ये मामलात बड़े ख़राब हो रहे हैं। अच्छा शुएब साहब, ये बताएं कि हुकूमत साजी अपनी फाइनल स्टेज के ऊपर है, आपने अपने कैंडिडेट तो अनाउंस कर दिए हैं, अब JUI शेरपाओ ग्रुप से या जमात इस्लामी से मिलकर आपका नंबर पूरा नहीं होता, या तो आपको
हाई कोर्ट से, इलेक्शन कमीशन से आपको सीटें वापस मिलें, नहीं मिलती तो फिर आपका नंबर पूरा नहीं है। पीपल्स पार्टी अभी भी एक उम्मीद लगा के बैठी हुई है कि शायद आप उनसे रब्ता करेंगे तो वो नून लीग से हटकर आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। फैसल करीम कुंडी साहब ने भी आज एक बयान दिया है कि अगर पीटीआई संजीदा है तो हमारी 6 रुकनी कमेटी ऑलरेडी बनी हुई है, उससे बात की जा सकती है। तो इसमें क्या मुज़ायका है कि अगर पीओसआरडी के साथ मिलकर आप हुकूमत बना लेते हैं और फिर आप अदलिया के रास्ते से अपनी सीटें भी वापस ले लेते हैं बाद में, अगर आप अपोजिशन में हुए तो आपके खिलाफ पिछले 1.5-2 साल से जो क्रैकडाउन हुआ, जिस किस्म के मुकदमात हुए, जिस किस्म की कार्रवाइयाँ हुई, तो वो तो अगले साल 6 महीने 2 साल जब तक ये हुकूमत रहेगी तो सिलसिला वैसे का वैसा जारी रहेगा फिर आपके खिलाफ। देखिए, इस वक्त ये कोई भी हुकूमत चलने के काबिल नहीं है सिवाय इमरान खान के, सिवाय पीटीआई के। अगर कोई इस तरह की हुकूमत चलाने की कोशिश करेगा, अव्वल तो हमारा मुतालबा है इलेक्शन कमीशन से कि वो जो कुछ कर रहा है उनको चाहिए कि वो हमारे जो भी फैसले हैं वो वक्त पे कर दे। फॉर्म 45 के मुताबिक जिसका हक बनता है उसको फौरी तौर पर दे दे, और उसके बाद जा करके फैसला कर, उसके बाद जिसको कोई ग्रीवेंस है वो ट्राइब्यूनल चला जाए। अब मसलन मेरा पहले 11 तारीख को फैसला किया इन्होंने कि जनाब फर्दर कंसोलिडेशन प्रोसेस इज पोस्टपोन, फॉर्म 48 जारी ना किया जाए, और उन्हें लिख के दिया कि जनाब हम पोस्टपोन कर रहे हैं, और रात को ही उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। यानी आप क्या अदालतों का तमाशा लगा रहे हैं। और हम हाई कोर्ट में गए और हाई कोर्ट में भी वो 6 दिन रख रख के पहले बहस सुनी, आगे पीछे सब कुछ करने के बाद वापस भेज दिया। भाई उस नोटिफिकेशन को तो सेटिसाइड कर देना। तो अब अच्छा, सलमान राजा के केस में आते हैं, हाँ जी गलती से जारी हो गया, हम वापस ले रहे हैं। हमारे वाले केस में नहीं जी, नहीं, हम बाद में फैसला करेंगे कि नोटिफिकेशन रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। यानी कोई किसी जगह पे ना कंसिस्टेंसी है, ना कोई कुछ सुनने वाला है, अफरा तफरी का आलम है, बददिली और पहले फैल चुकी है, मायूसी की सी कैफियत है। देखिए, हम तो सिंपल सी बात है, अगर तो हमें हुकूमत मिली और अगर ये फैसले हो गए तो हम 100% 2/3 मेजॉरिटी से जीतते हैं, और अगर ये वक्त पे फैसले नहीं होते हैं, डिले करते हैं, तो नेचुरली फिर हम अगर तो नहीं मिलेंगे हमें सीटें, तो हम फिर अपोजिशन में बैठेंगे, चला लेंगे हुकूमत जिस तरह चलाना आपके चाहते हैं। एहतजाज की नोयत क्या होगी? मतलब कल आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये तो लगता है शायद 1-2 घंटे 4 घंटे का होगा, तो क्या आप इसको वक्फे वक्फे से करेंगे या आप एक मुस्तकिल कोई लायामल बना रहे हैं कि जेयूआई भी कह रही है हम सड़कों पर आएंगे, जीडीए सड़कों पर है, जमात इस्लामी भी कह रही है, तहरीक लब्बैक भी कह रही है, तो क्या आप सारे मिलकर कोई ऐसा हिकमत अमली बनाएंगे कि पूरे पाकिस्तान में बैक वक्त जो है कि प्रोटेस्ट किया जाए, शाराएँ बंद की जाएँ, या आप वक्फे वक्फे से यही काम करेंगे? अभी देखिए, हम इनको ब्रीदिंग स्पेस दे रहे हैं, बता रहे हैं कंसर्न लोगों को कि भाई अभी भी वक्त है कि आप संभल जाएं और सुधर जाएं और इन चीज़ों को ख़राब मत करें। कल का हम कर रहे हैं और उसके बाद डेली बेसिस पे भी हमारा इरादा है इस पे प्रोटेस्ट करने का, और इंशाल्लाह उसके बाद हम कंसोलिडेटेड किस्म की जो एफर्ट्स हैं वो करेंगे, धरना भी देंगे और उस तमाम ऑप्शन हमने खुले रखे हैं। मगर अभी टेम्परेरी बेसिस पे हम इनको एक मैसेज दे रहे हैं, कल एक पूरे मुल्क में एहतजाज करके, कि आप इन चीज़ों को रिकंसिडर करें। देखिए, बलूचिस्तान आपका बंद है, केपी प्रैक्टिकली आपका बंद है, सिंध में भी यही पोजीशन है, और आपका पंजाब और इस्लामाबाद में भी कल से शुरू होने लगा है। तो मेरा ख्याल है कि अभी भी वक्त है कि इस मुल्क को बचाएं, इस मुल्क की इकॉनमी को बचाएं, 25 करोड़ आवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें, और इस तरह की सिचुएशन पैदा ना करें कि एक शख्स की दुश्मनी में जो जेल बैठा हुआ है, आप इतने आगे निकल जाएं कि इस मुल्क को न सिर्फ डिफॉल्ट कर दें बल्कि तबाह बर्बाद कर दें। करते हैं। अच्छा, मैं देखिए, मौलाना फजल ये रहमान चीज़ें साहब के हमें इंटरव्यू माज़ी की से तरफ आना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो साइफर केस के साथ बहुत सारी चीज़ें उसमें जुड़ी हुई हैं, और उन्होंने कहा है कि अदम एतमाद की तहरीक जो है वो जनरल बाजवा साहब के कहने के ऊपर जो है कि हम लेकर आए थे, और उन्होंने कहा था कि इनको लाएं और ख़त्म करें। तो जो इमरान खान ने अदालत में बयान दिया था और कहा था जी कि वो साइफर किन के नाम लिखा गया और फिर यहाँ से साजिश एक्सपोर्ट हुई और फिर इंपोर्ट होकर वापस आई, तो ये तो काफ़ी चीज़ें इसके साथ जुड़ रही हैं। तो इस बयान के बाद जो है कि वो साइफर केस का मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? देखिए, अल्लाह ताला ने सबब मुसब्बिबुल अस्बाब पे सबब बनाता रहता है। आज आपके सामने सच खुल के आना शुरू हो गया। भाई साइफर की मौजूदगी का तो किसी को कोई शक नहीं है ना। उसके जो कंटेंट्स हैं आज भी उसमें मौजूद हैं। उसमें इंटरफेरेंस, मुदाखलत एडमिटेड एंड एस्टैब्लिश्ड है। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में भी मैटर गया था। उसमें तो आईएसपीआर की रिपोर्ट भी मौजूद है, और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की 2 दफ़ा इसमें फाइंडिंग्स मौजूद हैं। इसलिए डिमार्च दिया गया था, और इसके बाद बाजवा साहब की इन्वॉल्वमेंट वो आपके सामने एडमिट कर ली है। मौलाना फजल रहमान साहब जो पीडीएम के सरबराह थे,
यानी पीडीएम के तहत ये जमातें काम कर रही थी। और अली वजीर ने भी एडमिट किया, उन्होंने भी एक सोशल मीडिया के ऊपर खाया कि हाँ जी बिल्कुल हमें भी यही कहा गया था। तो अब आप बता दें कि फिर अभी तो साल नहीं गुजरा, यानी पिछले साल मार्च अप्रैल की ये सारी कहानी है। अभी आप फरवरी में बैठे हुए हैं, अगर साल नहीं गुजरा, अगर सच आपके सामने आना शुरू हो गया है, तो भाई इमरान खान को फिर सजा किस बात की? सिर्फ इस बात की कि उसने अपने मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी का दिफा किया, इसलिए कि वो एक नेशनलिस्ट है, इसलिए कि उसने एब्सोल्युटली नॉट कहा, इसलिए कि वो एस्टैब्लिशमेंट के सामने झुका नहीं, इसलिए कि वो इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट को यस करने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर आप मतलब है कि फिर हम ऐसी कौम बन चुके हैं कि जो अपने हीरो को जेलों में डालते हैं, उनको मुजरिम बनाते हैं, और जो हमारे मुजरिम हैं जिन्होंने इस मुल्क के साथ जुर्म किया, जो मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी का सौदा किया, उसको हम अपना बादशाह और अपना प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं। तो फिर अल्लाह ही हाफिज है हमारी शुएब साहब, कौम एक को। चीज़ और आपसे ये पूछना चाहूँगा, क्योंकि आज जिन केसेस में सज़ा दी गई है इमरान खान साहब को, उनकी अपीलें भी हाई कोर्ट में दायर कर दी गई हैं। 2 में कर दी गई है, तीसरा शायद इद्दत में जो निकाह का केस था उसकी अभी अपील दायर नहीं हुई, शायद वो भी जल्द हो जाएगी। तो आप क्या देख रहे हैं कि इन सारे मुकदमात से इमरान खान कब बरी हो सकते हैं और वो कब बाहर आ सकते हैं? क्योंकि अभी ये इतलात भी आ रही हैं कि उनको शायद कुछ और पंजाब के अंदर जो मुकदमात हैं 9 मई के हवाले से, उनके अंदर भी नामजद किया जा रहा है। देखिए 203 मुकदमा तो बन चुके हैं 9 मई के हवाले से। पिछले महीने कोई 14 मुकदमात में उनको पाबंद सलासल किया गया था। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? अब इन केसेस की हैसियत क्या है? आप एक प्रोसिक्यूटर्स को, जजेस क्या कर रहे हैं, प्रोसिक्यूटर्स को उठा करके इमरान खान का वकील बना दिया गया, और रात को 18-18 घंटे बैठ के आपने सजाएं दे दी इलेक्शन से पहले, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि ना आप देखो, अब आप मायूस हो जाओ, बाहर ना निकलो, इमरान खान तो अब जेल में चला गया, वो तो प्राइम मिनिस्टर बनेगा नहीं। लेकिन लोगों ने जुल्म का बदला वोट से ठान रखी थी। उन्होंने नफरत का इजहार किया है इन लोगों से। उन्होंने जिस नफरत का और जिस इमरान खान के साथ मोहब्बत का इजहार किया है, वो सारी कौम ने देखा है अपनी आंखों के सामने। अब भी अगर इनकी आंखें नहीं खुलती तो अफसोस की बात है। ये सारे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के केसेस हैं, इसमें कोई किसी किस्म की कोई जान नहीं है। इन्होंने सिर्फ इलेक्शन से पहले ये ड्रामा और बहाना करना था, और अफसोस से कहना पड़ता है वो जिन्होंने इंसाफ का तमाशा और कत्ल किया, उनको इस बात का एहसास नहीं है कि हम करने क्या लगे हैं। और ये इंसाफ का जो मजाक उड़ाया गया, वो सब आपकी आंखों के सामने है। और 342 की स्टेटमेंट नहीं हुई, वकील बाहर इंतजार कर रहे हैं, उनकी बहस नहीं हुई, सजाएं उठा करके दे दी। तो बस फिर जिस मुल्क में देखें इंसाफ का निज़ाम नहीं होता, मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं होता, ना वो कौमें तरक्की करती हैं, ना वो मुल्क तरक्की करते हैं। आप 1000 साल की तारीख उठा के देख लें, जितने भी आपके वसाइल हों, चलो आपके पास इससे बदतर सूरत हाल और कोई और नहीं हो सकती। चलो, बहुत शुक्रिया शुएब शाहीन साहब, सीनियर कर्नल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, इस्लामाबाद से इलेक्शन भी लड़ा, हमारे साथ थे। बातचीत कर रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी क्या स्ट्रेटजी बना सकती है हुकूमत साजी के लिए, एहतजाज के लिए। हम यहाँ ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर पाकिस्तान में इस वक्त हुकूमत साजी के लिए जो कोशिशें चल रही हैं, थाद बन रहे हैं, टूट रहे हैं, उसके ऊपर बातचीत जारी रखेंगे। हमारे साथ रहेगा।